नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को बहरोड विधानसभा में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र यादव ने स्थानीय महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं से बात की। जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे अलवर में पानी की समस्या का समाधान कराएंगे। इस मौके पर बहरोड की जनता ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ी फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे अलवर में पानी की समस्या का पूरी तरह समाधान करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में भी घर घर नल से जल पहुंचाने का वादा किया गया है। ये मोदी की गारंटी है, जिसका मतलब है पूरी होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि ERCP योजना से राजस्थान में पानी का समाधान होगा। बहरोड की जनता हमेशा भाजपा के साथ रही है और इस बार भी 19 अप्रैल को भारी मतदान करके मोदी के संकल्प अब की बार 400 पार को पूरा करके उन्हें जीत का आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है जो डूबेगा ही। उन्होंने बताया कि भाजपा के संकल्प पत्र में 80 करोड़ देशवासियों को अगले 5 साल तक फ्री राशन, उज्ज्वला योजना को बढ़ावा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, मुद्रा लोन को बढ़ावा देने जैसे अहम वादे किए गए हैं, जिन्हें पूरा किया जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान की सरकार का गठन होगा। पिछले 2 चुनाव में लगातार देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल में किए गए कामों के आधार पर तीसरी बार हम लोग आपसे वोट के लिए आ रहे हैं और मुझे पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं, पूरा देश ये स्वीकार कर चुका है कि इस बार फिर से एक बार मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 सालों में तो मोदी जी ने देश के विकास के लिए काम किए, गरीबों के कल्याण के काम किए, उसके कारण हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। मैं हमारी पार्टी के नेतृत्व का, राजस्थान के नेताओं का और अपने अलवर के नेताओं का एक हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के लिए प्रत्याशी बनाया। मैं पिछले कई सालों से अपने संसदीय कोष से, अपने सामाजिक कार्यों से अलवर के विकास कार्यों के साथ जुड़ा हुआ था और अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी के भी जो संकल्प पत्र में लिखा गया है कि आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव में शुद्ध पेयजल या पीने का पानी घर घर तक पहुंचाएगी और ये काम मैं अलवर में भी अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए करूंगा। हमारी राजस्थान की सरकार ने मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ अभी जो MOU किए हैं, जिसमें चंबल और यमुना का पानी राजस्थान में लाने की बात कही गई है, ये MOU हकीकत में बनेगा और उसके DPR में मैं अपने अलवर क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर यहाँ के पानी के लिए आपके आशीर्वाद से काम करूंगा। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को बहरोड विधानसभा क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने काकरदोपा, दहमी, दुगेड़ा, डुडारिया, बिचपुरी, रोडवाल, मांजरा, कानावास, डाबड़वास, बीबी, नाडगवास, गिगलाना सहित दर्जनों गांवों और कस्बों में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। इस मौके पर हर गांव और कस्बों में काफी भीड़ केंद्रीय मंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थी। भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्गों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं सहित भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूल माला और 51 मीटर का साफा बांधकर स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इलाके के सभी निवासियों को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश में विकास का वह आयाम स्थापित किया है जिसे कांग्रेस 70 सालों में भी स्थापित नहीं कर पाई। उन्होंने बहरोड विधानसभा में पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए उसका पूरी तरह से समाधान करने का संकल्प लिया। इस बार
आपकी समस्या का हल निश्चित तौर पर होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 45,000 करोड़ की ERCP योजना के जरिए अलवर में पानी की समस्या का हल कराया जाएगा। भाजपा के मैनिफेस्टो में भी घर घर नल से जल का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य योजना का उल्लेख किया गया है, जिससे भाजपा का सबका साथ सबका विकास का संकल्प सिद्ध होता है। भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए विशेष कार्य योजनाओं का वादा है। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हर वर्ग का विकास कर सके, और वह और कोई नहीं, सिर्फ मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व मानता है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश का मजबूत नींव पर विकास की इमारत बनाने वाले का चुनाव है। मोदी ने 2014 और 2019 में यह सिद्ध कर दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद उन पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से आया फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब एक एक पैसे का हिसाब होगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम वे करेंगे, यही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अलवर में युवाओं के लिए रोजगार, खेल, नर्सरी बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र से अलवर के विकास के लिए फंड स्वीकृत करवाकर विकास की लहर को तेज करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अलवर की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। वे अलवर की आवाज बनकर संसद में जाएंगे। आपका भाई, आपका बेटा अलवर की आवाज को बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय चुनाव है, इसमें देश के विकास के लिए वोट करें, देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट करें, देश में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करें, मोदी की गारंटी पर वोट करें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी के साथ है, मोदी पर उनका विश्वास है, इसलिए सभी की जुबान पर अब की बार फिर से मोदी सरकार है। अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र यादव ने अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपना कीमती वोट विकसित भारत और विकसित राजस्थान, विकसित अलवर की गारंटी वाली मोदी सरकार को दें। आगामी 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर एक बार फिर मोदी सरकार को लाना है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, मोहित यादव, देवेंद्र यादव, डॉक्टर नीलम यादव, चित्रा शर्मा, मंजीत बलवीर, राजेंद्र, कविता, मदन लाल, महेश गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस के बंटवारे में मत आना, हमारी सबकी लड़ाई विकास की लड़ाई है और हम ये पूरा चुनाव विकास के लिए लड़ते हैं। हमारा जो विकास है इसका पहला उद्देश्य है कि जो जल जीवन योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी वो जो हमारे गांव की सब बहनों तक नहीं पहुंची है, और कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में कहा है कि जल जीवन योजना ये बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा एजेंडा है, और मैं अलवर में इसको गांव-गांव तक ले जाकर पूरा करने का वादा आपको करता हूं। दूसरी हमारे इलाके की साझी लड़ाई है पानी की, जमीन का जाता हुआ पानी। अगर जमीन का पानी चला गया तो उसको लाने का एक ही तरीका है कि लहरें ला करके उस पानी का वाटर लेवल को बढ़ाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी अपना पद संभालते ही ERCP और यमुना से समझौता किया है। इलाके के विकास के लिए अपनी साझी ताकत और 36 की 36 बिरादरी की ताकत के लिए उस पानी को हम यहाँ पर लाएंगे और अपने इलाके के वाटर लेवल से निकालेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में युवाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से आपके साथ काम करूंगा। और अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस ने जो बहरोड को एक तरीके से बहुत कमजोर करने की कोशिश करी है, मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर बहरोड में प्रशासनिक ताकत को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर के काम करूंगा। और जहाँ दिल्ली में हूँ या अलवर में हूँ, कभी भी कानावाल गांव का कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सिफारिश के जब जरूरत हो सीधा भी मेरे पास आ सकता है, तो सबसे काम करने। आज चुनावी संपर्क यात्रा में मेरा बहरोड का जो दौरा है वो समाप्त हो जाएगा और बाकी के कल 3 विधानसभा क्षेत्र बाकी और बचेंगे। लेकिन मैं तहे दिल से इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए बहरोड के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जो समर्थन आपने मुझे दिया है, मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करके आपके समर्थन को पूरा उतारने का काम
कुटुंबर उपखंड क्षेत्र के बहतुकला ग्राम पंचायत स्थित मां देवी धोलागढ़ शक्तिपीठ पर अष्टमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ रही। यहां मंगलवार को नवरात्रि करने वाले नव विवाहित जोड़े और दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। देवी धोलागढ़ शक्तिपीठ के महंत आचार्य कपिल पंडा ने बताया कि माता के दरबार में नवरात्रि के दिनों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। वहीं काफी लोगों द्वारा मंदिर मठ पर ही नवरात्रि स्थापना करके मां धोलागढ़ की पूजा अर्चना 9 दिन तक की जाती है। वहीं 29 अप्रैल से 7 मई तक माता का लक्खी विशाल मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले में शासन प्रशासन ग्राम पंचायत और मंदिर ट्रस्ट द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। इस लक्खी मेले में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों के लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। वहीं मेले में तरह तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा काफी संख्या में दुकान भी लगाई जाती हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में धौलागढ़ देवी का मेला अन्य देवियों से भिन्न है। यह मेला वैशाख में लगता है, वैशाख की पंचमी से एकादशी तक, जो इस बार 29 अप्रैल से और 5 मई तक लगेगा, जिसमें ऑल ओवर इंडिया, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और अपने जयपुर आसपास भरतपुर के सब जगह के लोग आते हैं। और इधर नीमच के भी, मध्य प्रदेश के मंदसौर से, इंदौर से, कोटा, झालावाड़, सभी जगह से लोग, भक्त लोग आते हैं, अपने बच्चों के मुंडन करवाते हैं और गठजोड़ की जात देते हैं। और माँ के दरबार में और क्या क्या कार्यक्रम लक्खी मेले के दौरान आयोजित होते हैं? मेले पर मैया के दरबार में फूल मंगला झांकी सजती है 3 दिवसीय, और सप्तमी की रात को विशाल जागरण होता है, जिसको जगराता बोलते हैं, जो माँ के प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे गांधीधाम से हैं रमेश भाई हैं, जो करण रोड लाइन से हैं, वो यहाँ पे भंडारा 7 दिवसीय भंडारा करते हैं। भंडारे में अनेकों प्रकार के अपने व्यंजन बांटते हैं बना के हैं। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये मेला आयोजित है? यह मेला इस बार 29 अप्रैल से और 5 मई तक लगने वाला है, जिसमें प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था होती है। पुलिस प्रशासन की, एडीएम साहब की, तहसीलदार साहब की अच्छी व्यवस्था होती है, माकूल व्यवस्था होती है। देवस्थान विभाग के द्वारा ये मंदिर है, तो इसमें देवस्थान विभाग द्वारा क्या कार्य संपादित किए जाते हैं? देवस्थान विभाग के द्वारा हमारे तहसीलदार साहब को हमारे ट्रस्ट में नियुक्त कर रखा है। तो तहसीलदार साहब यहाँ मेला मजिस्ट्रेट रहते हैं, वो सारी सुविधाएं, तैयारी का जायजा लेते हैं, वो ही देखते हैं। तहसीलदार साहब मेला मजिस्ट्रेट देखते हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने सोमवार को बीड़ा सभागार में अधिकारियों की भिवाड़ी जल भराव समस्या से निपटने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा सलोनी खेमका, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्वनी के पवार, एसडीएम टपुकुड़ा पी सत्यनारायण, क्षेत्रीय अधिकारी पालूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर परिषद भिवाड़ी, रीको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों द्वारा अब तक की गई ड्रेनेज सफाई के बारे में समीक्षा कर सफाई की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने रीको को खुले आईसी चैम्बर को चिन्हित कर कवर करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर शुक्ला ने रीको को सीईटीपी प्लांट को पूर्ण रूप से संचालित कर पूर्ण शोधित पानी को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद द्वारा नांगलिया एवं मुलकपुर गुजर गांव में डल रही सीवरेज लाइन एवं सीवेज कनेक्शन की समीक्षा कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सहायक अभियंता नगर परिषद भिवाड़ी ने बताया कि एसटीपी से शोषित पानी किसानों को भी दिया जा रहा है, जिस पर किसानों ने भी पानी की गुणवत्ता को लेकर संतुष्टि जताई है। जिला कलेक्टर ने बीड़ा द्वारा ड्रेनेज सिस्टम पर बनाई जा रही डीपीआर को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बीड़ा द्वारा मुख्य नाले की कराई जा रही सफाई की समीक्षा भी की। उन्होंने नगर परिषद एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध रूप से टैंकरों द्वारा प्रदूषित पानी को खुली नालियों में डालने वालों पर कार्रवाई करें। उन्होंने आरओ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रीको द्वारा दी गई सूची के अनुसार शेष रही औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने एवं पूर्व में कंपनियों को दिए गए नोटिस की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक के पश्चात जल भराव की मुख्य जगह नगीना गार्डन, भिवाड़ी मोड़, टांगलिया, शाम वाटिका, सिंटेक्स ओरिएंट का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बीड़ा द्वारा किए गए ड्रेनेज सफाई कार्य का निरीक्षण भी किया तथा आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जल भराव की समस्या के मुख्य कारणों को समझते हुए इससे निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल और सीएमएचओ कार्यालय के लिए मंगलवार को भामाशाह सतीश कुमार यादव ने करीब 5,30,000 रुपए का सामान दान किया। भामाशाह सतीश कुमार यादव नीमराणा में एसी के वायर बनाने की कंपनी के मालिक है। इस दौरान यादव ने 15 कुर्सी, टेबल, ऑपरेशन करने वाली ट्रॉली, कंप्यूटर सेट, टीवी सहित लगभग 5,30,000 रुपए का सामान डोनेट किया। इस मौके पर मंच पर बैठे सभी अतिथियों को स्टाफ द्वारा माला पहनाकर और साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद कुमार, पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर रुपेश चौधरी, पूर्णमल मीणा, डॉक्टर हेमंत कुमार सहित स्टाफ मौजूद रहा। एक झटके में दी तो 3 दिन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बिल्कुल सो मच पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरे कैबिनेट की तरफ से यहाँ पे आपकी वजह से मैं इसलिए इसको चाह के मतलब कि आप आए और एटलीस्ट आपके सामने इन चीज़ों को एक बार बताएं कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जो आगे की यार हम कुछ करना है अपने लोगों के लिए तो आपने ये चीज़ करी और जल्दी ही मतलब आपको थैंक्स भी भेजेंगे जैसे हमारे यहाँ तो आपको हम फोटो भी भेजेंगे कि ये देखो आपकी वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल में सैटेलाइट हॉस्पिटल में और ऑपरेशन की सुविधा हो गई। थानागाजी कस्बे की न्यू कॉलोनी निवासी गिरिराज परासर के बेटे देवेश परासर ने भारतीय पुलिस सेवा में 570वीं रैंक पाकर कस्बे का नाम रोशन किया है, जिसके कारण थानागाजी क्षेत्र में खुशी की लहर है। देवेश 12वीं कक्षा के बाद ही आईपीएस बनने का सपना लेकर जयपुर, दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। वहां पर इन्होंने कठिन मेहनत के साथ तैयारी की और मेहनत के साथ अपना लक्ष्य हासिल किया। चयन की सूचना जैसे ही थानागाजी के ग्रामीणों को मिली तो देवेश के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस मौके पर उनकी मां ने लोगों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अनेक लोग बधाइयां देने के लिए पहुंचे। अभी मेरा यूपीएससी की सिविल सेवा में 570वीं रैंक पर मेरा चयन हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा या राजस्व सेवा में काम करने का अवसर मिलेगा। और ये तैयारी मैंने करीबन 4 से 5 साल पहले चालू करी थी। अधिकांश तैयारी मैंने मेरी घर पर ही करी है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं दिल्ली भी गया हूँ, जैसे मेंस की परीक्षा के लिए और इंटरव्यू की परीक्षा के लिए। और मैं मेरे साथ साथ सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी आज देश के युवा हैं वो और सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ करके या फिर जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनको छोड़ करके कुछ ऐसी प्रोडक्टिव उसमें लाइन में जाएं ताकि हम खुद के साथ साथ कंट्री को भी अच्छी तरीके से हम सर्व कर पाएँ। इसमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपने किस तरह वो किया? समस्याएं जैसे काफ़ी लंबी जर्नी है, कोई शॉर्ट जर्नी नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना। डिसिप्लिन इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी की है। तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कई बार दिमाग में अलग अलग तरह की टेंशन्स, फेलियर्स का डर, लेकिन इन सब के साथ अगर हम लगातार लगते रहते हैं और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। देखो, जो बेटे ने मेहनत की उसको मैं क्रेडिट देता ही हूँ, लेकिन जो मेरे साथ इस संघर्ष में लगे रहे, मेरे ग्रामवासी, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुटुंब के लोग, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बेटे ने बहुत मेहनत की और इसके लिए मैं प्रभु को सबसे बड़ा वो मानता हूँ जो कि उसको सफलता दिलाई। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये काफ़ी खूब मेहनत करा था, ये वक्त अपना सबका चाहता था, काफ़ी मेहनत करी थी और मुझे मतलब मेरे से ज़्यादा खुशी पूरे गांव से खुशी हुई है। ये देवेश जो है शुरू से ही बहुत पढ़ने में बहुत वो टाइम देता था और अभी भी इस एग्ज़ाम के दौरान भी इसने 7-7, 8-8 घंटे बहुत तैयारी की है। इसी बीच में कोरोना काल भी आया, लेकिन उस दौरान भी इसने बहुत मेहनत करी और ये घर के कामों से हम सबको इन चीज़ों से दूर रखता था जितनी कोशिश हो सके और केवल अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देता था। देवेश का आज आईपीएस बनना हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक गर्व की बात है। बहुत खुशी की बात है, जो हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है, हमको बहुत खुशी है। खैरतल कस्बे के बाईपास रोड पर एक पिकअप और स्कूटी में टक्कर हो गई। इस टक्कर में स्कूटी सवार एक महिला घायल हो गई। इसे लेकर कोटपुतली के वार्ड नंबर 13 श्यामनगर निवासी आकाश सैनी पुत्र देशराज ने खैरतल थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी पत्नी सारिका स्कूटी से जा रही थी, जिसे पिकअप चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी को काफी चोट आने पर खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसका उपचार करने के बाद अलवर रेफर कर दिया।
करौली जिले के हिंडौन में मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल के नेतृत्व में आमजन से जनसंपर्क और आशीर्वाद कार्यक्रम किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा ने केशवपुरा, मालीपाड़ा, मंडी मोहल्ला, गौशाला सहित अनेक स्थानों पर पहुंचकर आमजन से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान जिला उपाध्यक्ष बेबी जंगम, जिला मंत्री मोनू भारद्वाज ने करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के हिंडौन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में वोट मांगे। भाजपा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इंदु देवी जाटव के समर्थन में सभी घरों में जाकर पिछले 10 वर्षों में हुए अद्भुत ऐतिहासिक कार्यों, केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत कराया। साथ ही अब की बार 400 पार का नारा साकार करने को कहा। करौली जिले के हिंडौन उपखंड क्षेत्र के बझेड़ा गांव निवासी विकास कुमार का यूपीएससी में चयन होने पर परिवार में खुशी की लहर छा गई। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जारी होने पर विकास कुमार मीणा पुत्र आनंद प्रकाश मीणा का यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयन हुआ है। वहीं विकास ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। विकास की सफलता पर परिवार के लोग मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। विकास के परिवार के सदस्य शिवराम मीणा, चाचा अमृत मीणा और शिवचरण ने यह जानकारी दी है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने विराटनगर सहित विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। यह रैली विराटनगर के प्रेम गार्डन से प्रेम सैनी और वकील जयराम गुजर के स्वागत कार्यक्रम के बाद प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होती हुई किले पर समाप्त हुई। रैली के दौरान पिंटू किराड़, किशन सैनी, अनिल पोखरमल सैनी, डॉक्टर अभय यादव, सोनू जैन, पूर्व विधायक इंद्राज गुजर के साथ अनिल चोपड़ा ने आमजन से जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, ऐसा ही कुछ चमत्कार कर दिखाया छोटे से गांव बहरोज के बेटे जतिन मेघवाल ने। आपको बता दें कि खैरतल जिले के मुंडावर तहसील के बहरोज गांव निवासी जतिन कुमार यूपीएससी परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया में 364वीं रैंक प्राप्त कर आईएएस बने हैं। जतिन कुमार का जन्म 22 जून 1995 को मुंडावर तहसील के गांव बहरोज में हुआ था। इनकी माता अनीता देवी गृहिणी और पिता लक्ष्मी नारायण राजकीय सेवा में शिक्षक हैं। मेधावी छात्र जतिन कुमार ने आदर्श विद्या मंदिर खैरतल में अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की माध्यमिक परीक्षा 2009 में राज्य स्तरीय मेरिट में 94% अंक प्राप्त कर 15वां स्थान प्राप्त किया। 2011 में जतिन कुमार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा में 95.08% अंक प्राप्त कर विज्ञान संकाय में राज्य स्तरीय मेरिट में 9वां स्थान प्राप्त किया। विदित रहे जतिन कुमार को उनकी उपलब्धियों के लिए इंस्पायर अवार्ड, भास्कर अवार्ड, मेडिकल अवार्ड, एकलव्य पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं 4 दिसंबर 2011 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा मुंबई में प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जतिन कुमार ने रसायन विज्ञान में सादर स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद भूगोल विषय में स्नातकोत्तर किया। जतिन कुमार भूगोल विषय में नेट जेआरएफ कर चुके हैं। आईएएस बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए इन्होंने भारतीय खाद्य निगम की नौकरी छोड़कर भिवाड़ी में रहकर वैकल्पिक विषय भूगोल को लेकर तैयारी की और प्रथम प्रयास में ही 364वीं रैंक हासिल की है। जतिन कुमार का पूर्व में बैंक, पीओ, इसरो, भारतीय खाद्य निगम आदि में भी चयन हो चुका है। जतिन कुमार की इस उपलब्धि से निश्चित रूप से मेघवाल समाज गौरवान्वित हुआ है। जतिन कुमार की इस उपलब्धि पर राजस्थान मेघवाल समाज के प्रदेश महासचिव निहाल सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री, कोषाध्यक्ष थावरमल, महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल एवं समस्त कार्यकारिणी और राजस्थान मेघवाल समाज के सभी सदस्यों द्वारा जतिन कुमार एवं उनके परिवारजनों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। किशनगढ़ बास के मेवात क्षेत्र के बाघोड़ा गांव में एक विशाल किसान महापंचायत भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, जबकि अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमान सिंह चढ़ूनी ने की। इस किसान महापंचायत में अलवर जिले के सभी किसान नेताओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य तौर पर किसान वर्ग की पीड़ा को जनसमूह के हृदय पटल पर उकेरने का काम सभी वक्ताओं ने किया। किसान महापंचायत में सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना दागा।
उन्होंने पुलवामा से लेकर अग्निवीर योजना और काले कृषि कानून पर केंद्र सरकार को घेरा। इसी के साथ ही उन्होंने जन समुदाय से अपील कर कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को अपने अधीन कर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है, इसलिए आम मतदाता को केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होकर इनके किसी भी विनाशकारी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि आपके डर से दिल्ली के बादशाहों के दरवाजे 6:30 बजे के बाद बंद हो जाते हैं कि कहीं मेवात के लोग आकर लूट लेंगे, लेकिन ये कोई लुटेरे नहीं है। आप अपनी इस बगावत की मशाल को जलाए रखिए, देश आपके साथ है और साथ रहेगा। आप जब तक संगठित रहोगे तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। आप डट कर रहना, अपनी जगह पर रहना, सब लोग आपके साथ हैं और सब लोग आपके साथ रहेंगे। इस पंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युवा किसान नेता पूनम पंडित, सूरजमल करदम, मौलाना हनीफ, मोहम्मद कासिम मेवाती ने अपने विचार रखे। इस सभा का संचालन मैनेजर शिफात ने किया। इस मौके पर युवा किसान नेता जसवंत यादव, रामचंद्र कामरेड, पूर्व सरपंच अजय चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सरकार काम आज के दौर में कर रही है। स्कूल हरियाणा की धरती पर मैं मौजूद हूँ, तकरीबन 1214 से स्कूल सरकारी बंद किए गए हैं। मैं झूठ नहीं कहती हूँ, आप डाटा निकाल लीजिएगा। सरकारी जिनमें किसान अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि हम प्राइवेट स्कूलों में फीस ज्यादा नहीं दे सकते, और प्राइवेट स्कूल वालों ने फीस इतनी हाई कर दी जिससे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा ना पाओ। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे ना पढ़े, लेकिन चाहे रोटी आदि खाना अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। ये हरियाणा के धरती का रिकॉर्ड है कि 1200 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया, आपकी खट्टर सरकार ने बंद किया है। और वाकई बड़ा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि आप खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देते हो। ये गर्व होता है हरियाणा वालों और राजस्थान वालों को देख करके। वाकई मन में बेहद खुशी होती है, क्योंकि जो मेरे बुजुर्ग थे, मेरे जो पूर्वज थे, उनकी पहली जो निकासी थी वो राजस्थान से थी और फिर वो जाकर के हरियाणा में बस गए और बाद में हमारे परदादा जी यूपी में चले गए। तो बेहद खुशी होती है कि मतलब तीनों राज्यों से मेरा इतना प्रेम भाव, मोहब्बत, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि जिस दिन आपके यहाँ पोलिंग हो, एक एक व्यक्ति वोट डालने जाना, एक एक व्यक्ति वोट करना और अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी करवाना, क्योंकि ये आपके वोट को रोकेंगे। ध्यान रखना, इनको अच्छे से बताया आप इनको वोट नहीं देने वाले हो। एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो, लेकिन हाँ एक विश्वास है, संकल्प है कि मैंने इस देश के किसानों की आवाज को बुलंद किया है, इस देश के किसान समझकर, और इस देश में बेटियों की आवाज को अगर बुलंद किया है तो देश की बेटियां समझकर, अगर इस देश में नौजवानों की आवाज बुलंद की है तो इस देश के नौजवान समझकर, एक समुदाय, एक जात, एक बरादरी समझकर नहीं। क्योंकि जब जब इतना बड़ा मंच इस देश में लगता है तो वो मंच किसानों का होता है, इस देश का मंच होता है, एक किसी व्यक्ति विशेष या एक धर्म, एक समुदाय का नहीं होता। और जीत ही आपकी तभी होगी क्योंकि किसान आंदोलन में इस देश का तानाशाह राजा झुका था, क्योंकि झुकाने वाला देश का किसान था। एक बरादरी, एक समाज, एक धर्म नहीं था, देश का किसान था, इसलिए वो तानाशाह भी झुका था और घिघी बांध के बोल रहा था टीवी पर 8:30 बजे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे कोई कमी रह गई। हाँ कमी रह गई, आपने देश के किसानों के लिए कीले गड़वाई, देश की बेटियों को अपने शासित राज्य में नंगा घुमाया, देश के युवाओं पर मुकदमे लगाकर जेल भेजा, देश के बड़े बड़े पत्रकारों को आपने ईडी सीबीआई भेजी, देश में एक्टिविस्टों को आपने मुकदमे लगा करके जेल भेजा। हाँ कमी एक रह गई है कि सिर्फ आपने जनता को दिखा करके जनता की खाल नहीं खींची है, एक ये कमी रह गई। और बिल्कुल शौक से अगर अपना शौक पूरा ये करना है तो कर लेना, लेकिन ध्यान रखना जब आप जनता की खाल को उतारेंगे ना, उस जूते को, उसी जूते को जनता इनके सर पर एक दिन मारेगी, ये मेरा मानना है। अपने भाइयों के त्योहार का भी ध्यान रखें। मैं बहुत लंबी स्पीच न करके यही मैं निवेदन करूंगा कि ये ऐसा खित्ता है देश में कि जिसमें 6 बजे के बाद दिल्ली के बादशाहों के दरवाजे आपके डर से बंद हो जाते थे, वो घबरा के बंद कर लेते थे दरवाजे कि मेवात के लोग आ जाएंगे और हमको लूट लेंगे। ये कोई लुटेरे नहीं थे, लेकिन बागी लोग थे। तो आप अपनी इस बगावत की मशाल को जलाए रखिए, देश आपके साथ है और साथ रहेगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने के स्थिति में नहीं हूँ, चूँकि मेरे
पैरों में बहुत दिक्कत है और मैं किसी तरह एम्बुलेंस भी मुझे मिली नहीं, मुझे जयपुर से मंगाना पड़ी, एक दोस्त ने मंगाई, उसने लेट के यहाँ तक आया। तो मैं जल्दी उसको छोड़ूंगा, इसलिए जल्दी यहाँ अपना काम खत्म करता हूँ। आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एकता, जिस एकता को हमारे चडूनी साहब, हमारे ये जो हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन्होंने बना के रखा है, और हमारी जो खाप के लोग हैं इन्होंने बना के रखा है, इस एकता को बनाए रखिए और इसको कायम रखिए। दूसरे एक और निवेदन करूं कि जब आप इकट्ठा रहोगे तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आप डटे रहना, अपनी जगह पे रहना, सब लोग आपके साथ हैं और सब लोग आपके साथ रहेंगे। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये फिर किसी वक्त में आऊँगा, आज का मौका नहीं है लंबी तकरीर करने का। आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप किसान यूनियन और किसानों के संगठनों के साथ रहें और मिल के लड़ें, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। अभी जाति और धर्म के नाम पे बांट के जितने आप ध्यान से सुनेंगे उतनी आप में जागृति आएगी। अभी जाति और धर्म के नाम पे बांट के हमें असली मुद्दों से भटका रहे। क्या है असली मुद्दे? असली मुद्दे हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और उसके आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि आज 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है। 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है। दूसरा आंकड़ा यह है कि आज 9 लोगों के पास, केवल 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। और तीसरा आंकड़ा ये है कि आज महान भारत के अंदर 23 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको केवल एक वक्त की रोटी मिलती है। आज हमारे 45% बच्चे कुपोषित हैं और आज उसी देश के अंदर 15 लाख करोड़ उन बड़े पूंजीपतियों का जो सारे देश की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, 15 लाख करोड़ उनका कर्जा माफ कर दिया है। 33 किसान कर्जे में रोजाना मर जाते हैं, इनका कर्जा माफ कोई नहीं करता। अब भी कुर्की करते हैं, नीलामी करते हैं। मजदूरों का कर्जा माफ कोई नहीं करता, आज भी उनको जेलों में जाना पड़ता है कर्जे के बदले। साथियों, सवाल इस चीज का आया कि इस देश को बचाएगा कौन? और मेरी बात यहाँ कड़वी भी लगेगी। कड़वी इसलिए लगेगी कि मैं बीजेपी का तो विरोधी हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब 3 काले कानून बने थे या जब देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा, विरुद्ध लगातार काम कर रही है, जिसने किसानों को मारने का काम किया है। और अब वो समय आया है 10 साल बाद, हालांकि 5 साल बाद आता है, लेकिन 19 में परिस्थितियाँ अलग थी। अब वो समय आ गया है कि इस सरकार को उसी की भाषा में जवाब देना। जो हमें दिल्ली नहीं जाने देगा, हम उनको दिल्ली नहीं जाने देंगे। साफ संदेश है। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? जनता को तो यही मैसेज है कि जो ये सरकार, जो ये निकरधारियाँ के इनके हुक्म बचा रही है, जो इनकी धारा 144 बचा रही है, जनता इन पर 288 लगा दो और ईवीएम माता रानी से पीछा छुड़वा लो किसी तरह भी से मशीन से। अदरवाइज तो सारा गड़बड़ फिर हो जाएगी, दोबारा चुनाव नहीं हो। आपके कहने का मतलब है कि जो मशीन आती है उनमें गड़बड़ करते हैं? 100%, 99% ही। मैं रिटर्निंग अफसर भी रह लिया, प्रेसिडेंट अफसर भी रह लिया, और एक बार नहीं 2 बार होनी है इसकी। एक तो काउंटिंग में टोटल वोट इनके फालतू होने हैं, और दूसरा जो इनका जो लेना है, मतलब 1 बजे के बाद में जो टाइमर जो ये फिट करेंगे उसमें, उसके बाद में ऑटोमेटिक आज 10,000 बढ़ गई।
5,000 बढ़ गए, वो सारा डाइवर्ट जो है उधर होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का डाइवर्ट नहीं होगा, कांग्रेस वाले का डाइवर्ट करके ये बिल्कुल को ले जाएंगे। इसी बागोड़ा की धरती से विधानसभा जीते हैं। आज इसी भूमि से लोकसभा के लिए 90% से ज़्यादा मेवात की वोटिंग और 90% से ज़्यादा बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग, यही टारगेट यहाँ से लेकर के यही हमने प्रचार प्रसार किया है, यही होगा। और उसी को रोकने के लिए बीजेपी ने कल जुबैर जी पर हमला किया। अलवर में लगातार चल रही चुनावी माहौल के बीच अलवर लोकसभा की जनता से चर्चा की गई। इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें लोग कहीं मोदी को वोट देना बताते हैं तो कहीं भूपेंद्र यादव का समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जय जय श्री राम। युवा पीढ़ी 19 तारीख को हमारे अलवर से भूपेंद्र जी यादव को वोट करेंगे और मोदी को वोट करेंगे। किन मुद्दों पर? मुद्दे तो सबके सामने क्लियर हैं। जो मुद्दे पहले सरकार कहती थी कि बीजेपी तो इन चुनाव को हिंदू मुसलमान का चुनाव लड़ती है, राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ती है, 370 चुनाव लड़ती है, वो सारे मुद्दे मोदी जी ने ख़त्म कर दिए। अब तो एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र तभी बन पाएगा जब हम मोदी को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी आएंगे, क्योंकि हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, यहाँ रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इसलिए हम मोदी को वोट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा कोई अन्य मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस के पास है क्या? बचे नहीं। कांग्रेस के पास तो टिकट लेने के लिए आप बंदे नहीं, पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं और बचेगा क्या? इतना बुरी हालत हो गई है कि कांग्रेस को टिकट लेकर राजी नहीं है, सब बीजेपी की साइड भाग रहे हैं। अब की बार 400 पार पक्का। और इस समय जो मुद्दा फिलहाल चल रहा है, जो कांग्रेस बीजेपी का ध्यान भटका रही है, वो इस तरीके की निछोछ बात कर रही है जिनका कोई सार नहीं है। आप सभी लोगों से निवेदन है, और मेरे हिसाब से तो राजगढ़ की जो जनता है, राजगढ़ का जो मेन जो हमारे यहाँ पे जो समस्या है वो केवल पानी की है। उसके लिए मोदी सरकार ने और हमारी राजस्थान की सरकार ने अब 3 महीने में ERCP की जो योजना लेके आई है, और उसको जो यदि 5 साल के अंदर ये धरातल पे उतार दे तो वास्तव में यहाँ के लोगों की जीवन और शैली दोनों बदल जाएगी। और जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि अलवर के लिए मैं इतना करूँगा कि आप लोग मुझे याद करोगे। और चूंकि वो एक केंद्रीय मंत्री है और उनका बैकग्राउंड और दमदार वो व्यक्तित्व के धनी हैं, वो इतने ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। और जैसा उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनके चेहरे का भाव है, जितना वो बोल रहे हैं, जितने तरीके से वो कह रहे हैं, शायद ऐसा ही लग रहा है कि इस बार हमारे अलवर ज़िले में बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है। हमको पता है कि इस बार कम से कम 5 लाख वोटों से भूपेंद्र सिंह यादव जी जीत रहे हैं, और जो स्थानीय यहाँ के मुद्दे हैं वो सारे सुलझाए जाएंगे। और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से मेरी अपील है कि देखो, आप अपने यार बदलो, तो यार को कभी नहीं बदलना चाहिए, रिश्तेदार को कभी नहीं बदलना चाहिए, तो फिर मोदी सरकार को भी कभी नहीं बदलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा अलवर अब की बार भूपेंद्र यादव के साथ रहेगा। कैंडिडेट का नाम तो भूपेंद्र है, हम गाँव के नाम पे वोट देंगे। कैंडिडेट को भी बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि सरकार मोदी की बनेगी तो विपक्ष का सांसद काम तो करवा नहीं पाएगा, उसको जो बजट मिलेगा उसमें ही करवा पाएगा काम। पहले भारी सांसद था, उसने क्या काम कराया कस्बे में? स्टेशन बन रहा है खैरतल में, आप देखो, उसने पनियाला मोड़ से लेके और बड़ौदा में तक हाईवे पास करवाया है, काफ़ी काम कराया है। यहाँ पुल की समस्या है, ओवरब्रिज की समस्या है, उसको तो कोई ध्यान नहीं दिया सांसद ने। सांसद बनेंगे, पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, पिछली भी 5 साल सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कोई पुलिया का ध्यान नहीं दिया। पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट की बातें चली थी, हो नहीं पाया। अब धरातल पे काम होगा, दोनों सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार काम करेगी। सेंटर में तो बीजेपी की सरकार थी। हाँ, सेंट्रल में थी, लेकिन स्टेट में नहीं थी। देखिए, ऐसा है, चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं, और MP का चुनाव, विधायक का चुनाव, सरपंच का चुनाव, पंच का चुनाव तो हर 5 साल बाद आते जाते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो विश्व पटल पर हमारे भारत देश की जो पहचान बनी है, वो हमारे माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की देन है। आज हम महसूस करने लगे हैं और हमें गर्व है, और विदेशी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भारत को जो नई पहचान मिली है, भारत को जो नई दिशा मिली है, उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी महती भूमिका है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई नेता है,
अब छोटे मोटे कोई बच रहे हैं तो वो बेचारे अपने पार्टी में अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो हकीकत में जो नेता थे जिन्होंने त्याग किया पार्टी के लिए, दरी पट्टी बिछाई, झाड़ू लगाई, पार्टी के लिए मेहनत की, भूखे प्यासे रहकर प्रचार किया, झंडे उठाए, उन लोगों की तो बेकदरी हो गई। उन लोगों को तो पार्टी ने दरकिनार कर दिया और चापलूस किस्म के जो लोग हैं जिनकी आदत रही है कानाफूसी करने की, नेताओं की गुलामी करने की, वो नेता बचे हैं छुटवैये नेता। वो अपना आप को अब कांग्रेस के कर्णधार मान रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रामगढ़ विधानसभा या अलवर लोकसभा कहें, इसमें जो मुख्य भूमिका रही है, जो नई तरीके से 22 तारीख को जो अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भारत में नहीं पूरे विश्व में इसको मान्यता मिली है। और विदेशियों ने भी यहाँ आकर स्वीकार किया है कि भगवान श्री राम आज विराजमान जो अयोध्या में हुए हैं, उसमें काफ़ी पूरी भूमिका माननीय कोर्ट की तो है ही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की भी रही है। इस बार अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने जिन नीतियों से हमारे देश को शिखर पर लेके जा रहे हैं, जो मान सम्मान से हमारे देश की जो छवि बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उस स्तर पे आज हम देखते हैं तो भाजपा सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। और इस जो चुनाव है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र से भूपेंद्र यादव जी एक बहुत अच्छे लंबे अनुभवी व्यक्तियों को टिकट मिला है और मोदी जी की टीम के व्यक्ति को टिकट मिला, जिससे हमारे क्षेत्र की अनेक समस्याओं के समाधान की हमें उनसे आशा है। और भूपेंद्र यादव जी यहाँ से हमारे क्षेत्र से बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए जिस तरह से गरीब किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई है, उसका पूरा उनको फ़ायदा मिलेगा और उन मुद्दों पे हमारी स्थानीय जनता वोटिंग करेगी। और अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उनका भी उन्होंने काफ़ी हद तक निराकरण किया है। इस तरह से हमारा जो देश है वो एक विकास की ओर अग्रसर है और भूपेंद्र यादव जी को हम बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जिता के दें। राजगढ़ में जो फिलहाल स्थिति है पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा तो राजगढ़ का पानी का है। अगर पानी की समस्या ख़त्म हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा बिजली समय समय पर मतलब पूर्णतः आ नहीं रही है। साफ सफाई, गंदगी बेहाल है राजगढ़ का। सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ प्रेजेंट में। हमारे किससे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हमें अब जो देखो सांसद महोदय क्या करते हैं। पहले जो सांसद हमारे थे बालकनाथ जी, उन्होंने तो राजगढ़ के लिए ऐसा कुछ किया नहीं। वो कहते थे कि मैं आऊँगा, जो आए तो आज तक भी नहीं है। वो ना कोई विकास कराया, राजगढ़ पिछड़ा रहा है हमेशा, क्योंकि यादव बाहुल्य सेठ है। यादव को ही टिकट मिलता है, इसलिए यहाँ की कोई देख रेख है ही नहीं किसी भी प्रकार की। तो उम्मीद ये है कि राजगढ़ के बारे में भी सोचे, क्योंकि मत तो राजगढ़ के भी हैं। राजगढ़ भी बराबर से वोट देता है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। सुनना हुआ पड़ा है राजगढ़, कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई नेता सुनने वाला है। अब देखो इस बार जो हमारे भाजपा के खड़े हुए हैं, उनसे उम्मीद है थोड़ी बहुत अगर वो पूरी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अन्यथा तो पिछड़े तो है ही। किसकी सरकार बननी है? सरकार तो भाजपा की ही बननी चाहिए, क्योंकि व्यापार संघ तो भाजपा के साथ ही रहा है। टक्कर मजबूत से दोनों है की दोनों ही मजबूत। तो कौन सा लग रहा है इसमें भारी पड़ने वाला है? कोई विश्वास कोई नहीं, कोई सब जीत सके। जनता किसी भी और वोट कर सकती है। हाँ, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है क्या दायां दिखा के बायां मार दे? ना ऐसे कोई नहीं। उनके सचिन वाला वोट सी और मियाँ का वोट सी टक्कर मार भी सके, मार सकता है। हाँ टक्कर है। तो भूपेंद्र का क्या रहेगा इस बार? भूपेंद्र को तो वो टक्कर मार दे, क्या रहेगा? तो भूपेंद्र के कोई लेना देना नहीं है, समझो कोई नहीं। दोनों को बराबर लाग रही जी। मियाँ और गुजर दोनों लग रहे, दोनों लाग रहा चाहिए इंतजाम है जी। ये दोनों को बराबर लाग रही क्योंकि और हो सके बाजी मार जाए। और भाई मोदी फैक्टर काम कर गयो तो ये भूपेंद्र जीतना ही पड़े उसे। ठीक है, यानी मोदी फैक्टर काम कर गया तो भूपेंद्र जीतेगो। अगर मोदी फैक्टर काम ना करियो तो फिर वाई जीते, तो फिर ललित सीट निकाल सकता है। हाँ खूब निकाल सके। कैंडिडेट तो हम कैंडिडेट से पहले हम एक बात बताना, जैसे हाल ही में राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था, पेपर लीक मैटर किया था। इसमें भीमाल तहसील के अंदर 600 थानेदार बनाए थे। इधर से कांग्रेस सरकार ने एक तरफ तो बना रखा नाथी का बाड़ा और एक तरफ भीमा इसमें तहसील के अंदर 600 थानेदार बनाए हुए थे। हमारे जैसे युवा किसान के बेटे
हम तरसते हैं नौकरी के लिए। इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमें रोडों पे ला दिया। हम किस सरकार को, हम भजन लाल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने पेपर लीक मैटर को एक खोज करके निकाला, सभी आरोपियों को निकाल के दिया, और जो कांग्रेस सरकार के थे नाथी का बाड़ा से लेके भीमाल तहसील तक जो भी जितने भी थानेदार बनाए हुए थे, फर्जी थानेदार, उनको एक अपने कस्टडी में लिया। और जो भजन लाल जी की सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही गुजारिश करेंगे कि मोदी जी की सरकार को बनाएंगे आगे भी, ताकि राजस्थान में युवाओं को कुछ नया संदेश मिल सके। और मोदी जी की सरकार के साथ चल के ये फायदा मिलेगा कि हर युवाओं को जोड़ा जाएगा। वैसे हमारे हाल ही कैंडिडेट जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो यहीं के रहने वाले हैं। 10 साल से लगातार कैंडिडेटों से, युवाओं से मिल रहे हैं, और ये रहने वाले अजमेर के हैं। इनकी बहन जो जकराना की रहने वाली हैं। सभी युवाओं को साथ लेके चलने वाले एक कैंडिडेट हैं। इनका एक उद्देश्य है कि युवा आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा सभी से, आने वाली 19 तारीख को बीजेपी सरकार को, डबल इंजन सरकार को, मोदी जी की गारंटी और भजन लाल जी का संकल्प को लेके युवा उनके साथ है। बीजेपी का चल रहा था, बढ़िया माहौल है, बीजेपी जीतेगी। और भूपेंद्र यादव मतलब यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है, रोड छोड़ने की संभावना है, अब छोड़ेगा भी रोड, और बढ़िया माहौल चल रहा है। मोदी का क्या मोदी कितनी लहर है? मोदी की बढ़िया लहर चल रही है, अटम मोदी जीतेगा। माहौल बढ़िया चल रहा है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव क्या? हाँ, जीत जाएंगे शायद। हाँ, अच्छा माहौल है। क्या क्या मुद्दे हैं? अब मुद्दे तो यही चल रहे हैं लोगों के। राम मंदिर, हाँ, घने मुद्दे हैं ऐसे जिनसे काम बढ़िया हुए हैं। जैसे कौन से हैं? राम मंदिर है, और भी घने मुद्दे हैं। तो अपना माहौल बीजेपी की तरफ? हाँ, बीजेपी की तरफ है माहौल। तो एनडीए का नारा है 400 पार तो पूरा होगा। हाँ, हो जाना चाहिए। तो मोदी कितनी लहर है? मोदी की बढ़िया लहर है। माहौल अच्छा चल रहा है मोदी जी का। अलवर सूर, अकबरपुर, सारी जगह से तो मोदी जब के बार मोदी जी हो, तीसरी बार आएगा मोदी जी। तो अपने योजनाओं का कितना लाभ मिला है क्षेत्रवासियों को? योजनाओं का अपना सबका मोदी जी ने घर घर में पानी पहुंचा दिया, रोड तोड़ने की समझदारी है मोदी जी ने, और बढ़िया चल रहा है मोदी का इस टाइम में। तो इस बार भी मोदी जीतेगा? मोदी जी जीतेगा इस बार भी। 400 पार हो जाएगा? हाँ, अब की बार मोदी जी के नाम से पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास से वोटिंग हो रही है। अब की बार 400 पार मोदी जी का जो नारा है वो सार्थक रहेगा, और अच्छी जनता में उत्साह है, और लोगों में एक उत्साह है कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में 19 तारीख को जो हमारा पहला चरण वोटिंग है, इसको राष्ट्रीय पर्व के उसमें बना रहे हैं वोटिंग। पार्टी है बीजेपी, मेरा वोट बीजेपी को। बीजेपी पार्टी सही है, बीजेपी ही आनी चाहिए। कांग्रेस आने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं करेगी, स्वाय खाने को, और इनके पास कोई धंधा नहीं है। बीजेपी ने 370 हटाई, बीजेपी ने राम मंदिर बनाए, मेरा वोट बीजेपी को ही है। बीजेपी वाला, थोड़ा जोर से बोलिए। बीजेपी वाला, बीजेपी वाला। आपको लग रहा है पूरे गांव में क्या माहौल है? बीजेपी को, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी, क्या कारण है उसका? अभी कारण को बाकी माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का राजगढ़ में जो समस्याएं हैं उनका अगर राजस्थान सरकार के साथ बीजेपी को केंद्र में भी आ जाती है, भूपेंद्र जी यादव जीतते हैं, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का रोजगार भी मिलेंगे, राजगढ़ को जिला बनाने की कोशिश करेंगे। और क्या समस्या है? पेयजल समस्या है, पानी की समस्या। पानी की समस्या यहाँ है, जो ERCP जो योजना लागू की है बीजेपी ने, उससे राजगढ़ को फायदा होने की उम्मीद है। राजगढ़ में जल का जो पानी है कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब की बार मोदी सरकार, मोदी लहर चल रही है गांव में। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का, बढ़िया एकदम से। और अब की बार तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बने। तो क्या मतलब भूपेंद्र यादव विकास कार्य करवाएंगे? तो ये क्या है कि ऑलरेडी मंत्री भी है, अच्छा आदमी है, बढ़िया है, समझदार है, बढ़िया काम करेगा, इस तरह से लोगों को विश्वास है। माहौल बहुत अच्छा है, भूपेंद्र जी जीतेंगे इस बार, भारी मतों से जीतेंगे, अच्छा माहौल है। क्या विकास कार्य करवाएंगे? विकास बहुत विकास होगा, क्यों केंद्र में मंत्री है और बड़े कद के नेता है,
तो अपने मंत्री रहते हुए भी कार्य करवाए उन्होंने, एलिवेटेड रोड है। मंत्री रह के ने भी ये सीरज का एनिकेट ये कार्य करवाया है, ये आपने ये बहुत काम किया है और आगे भी बहुत काम होगा। तो मोदी की कितनी लहर है? मोदी की बहुत बढ़िया लहर है। इस बार क्षेत्र का बढ़िया माहौल है, बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा है और सब लोग राष्ट्र के नाम पे बीजेपी को वोटिंग करेंगे। तो मोदी की लहर है? जी बिल्कुल मोदी की लहर है। मोदी के नाम पे लोग वोटिंग करेंगे। विकास के नाम पे जो अलवर का कैंडिडेट है, बड़े कद का कैंडिडेट है, लोगों को आशा है कि जिले का पूरा विकास होगा। इस नाम विकास के नाम पे लोग बीजेपी आगे चलिए। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। लोगों में अच्छा उत्साह है बीजेपी के प्रति और मोदी जी ने जिस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ाने का विकास का जो कार्य किया है, इसके ऊपर लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र के विकास के नाम पर वोट डालेंगे। अच्छा माहौल है, अच्छा उत्साह है। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। आपको बीजेपी का आप वोट बीजेपी को देंगे? बीजेपी का बना। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को। बीजेपी आगे चल। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी। मोदी को, यानी भूपेंद्र जी को वोट नहीं है, मोदी को वोट है सीधा सीधा। एक चला हुआ है फैक्टर कि भाई ये भारी है, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? उसके बारे में क्या, मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम तो। हमारे यहाँ भूपेंद्र जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का, और रुझान बीजेपी के पक्ष में लोगों का ज़्यादा है। और मोदी जी की जो है गारंटी सबको दिख रही है, सरकार बीजेपी की बननी है, भूपेंद्र जी मंत्री बनेंगे, अलवर जिले का विकास होगा, विकास की गंगा बह जाएगी। और रुझान मेरा नहीं, सभी लोगों का यही एक रुझान है। सांसद के चुनाव में हमारे यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी बीजेपी के नेता हैं, कैंडिडेट हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वोटों से विजयी हो रहे हैं वो। सभी क्षेत्रों में पकड़ है उनकी, अच्छे नेता है, केंद्रीय नेता है। इसलिए हम भी और बहुत ज़्यादा अपने मिलने वालों को भी बीजेपी का समर्थन करते हैं। हम काम भी होंगे, बिल्कुल काम होंगे सर। केंद्र में सरकार है उनकी, यहाँ पे भी सरकार है। मोदी जी की गारंटी योजना बिल्कुल लागू हो रही है। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को ही क्यों दे रहे हैं? मोदी जी ने 370 हटाया, कई काम अच्छे किए, आर्मी स्ट्रॉन्ग करी, इसलिए मेरा वोट बीजेपी को। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इन्होंने 370 को हटाया, इन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, यह जनता के हित में शुरू से रही है। और मोदी जी भी देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आशा है आगे भी ये ऐसा ही करते रहेंगे। हम मोदी जी को लाने के लिए भरसक प्रयास में हैं। हम बीजेपी के साथ में, हमारा वोट बीजेपी को ही। मोदी जी ने 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया। बीजेपी गरीबों के लिए अच्छी पार्टी है, इसीलिए मेरा वोट बीजेपी को। बढ़िया माहौल है। किसका माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है। थोड़ा जोर से बोलिए जरा। बीजेपी का। गांव की क्या कंडीशन है? गांव कंडीशन बढ़िया है साहब। बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में। हाँ जी। भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र निकाल सकते हैं। आपके पूरे गांव में क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। किसका है? भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र सिंह। थोड़ा तेज बोलिए जरा। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशी। तो गांव में कैसा माहौल है? बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो क्या रेशो रहेगा? परसेंटेज तो 70-30 में है। 70-30 में। तो 70 में कौन और 30 में कौन? 70 में भूपेंद्र और 30 में ललित। बीजेपी निकाल सकती है। यार तो दोनों ही अच्छे हैं और लोग दोनों की बातें करते हैं। भाई वो थोड़ा नया है, ये पुराना, जैसे भूपेंद्र यादव साहब ये केंद्रीय मंत्री भी हैं, ये पुराने हैं, लेकिन वो भी लड़का है, वो भी होशियार और काम करने वाला बच्चा है। तो लोग दोनों की बातें करते हैं, कोई उस तरफ है कोई उस तरफ है। अब लोगों के मन की आप
क्या जाने वोटर हारकर कोई अपना असली भेद तो देता नहीं, लेकिन बात दोनों नेता की चल रही है। बीजेपी। थोड़ा जोर से बोलिए। बीजेपी। बीजेपी का माहौल है, वही निकालेगा। इस बार 400 पार है। बहुत अच्छा माहौल है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में भूपेंद्र जी यादव भारी मतों से जीतेंगे, करीब 4 लाख से ऊपर जीतेंगे वोटों से। कांग्रेस का कोई माहौल ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी पार्टी का माहौल नहीं है। कुछ क्षेत्रीय दल है जो 10-20 सीट ले जाएंगे और कुछ माहौल है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। मोदी लहर है, राम लहर है, सनातन विकास सभी कुछ बीजेपी करवा रही है और मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है। इनकी विश्व लेवल की छवि है, इनको मतलब हराने वाला, ये जब तक जीवित है इनका शरीर चल रहा है, कोई इनको हराने वाला नहीं है। 2024 तो ये जीत गए हैं, 29 की तैयारी करे विपक्ष। तो मोदी को वोट देंगे, भूपेंद्र यादव को वोट देंगे। मुद्दे ये है कि मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है, मोदी ने घर घर उज्ज्वल गैस योजना, बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन की योजना और काफ़ी सारी योजनाओं को लागू किया है। तो इसलिए मोदी के बेस पे चुनाव हो रहे हैं, मोदी के ऊपर वोट देंगे हम। तो युवा पीढ़ी किसकी तरफ रुझान होगा? युवा पीढ़ी का बीजेपी की तरफ रुझान है। तो और इनके अलावा क्या मुद्दे हैं? मुद्दे, मोदी ने विकास कराया है, पूरे देश में विकास कराया है मोदी ने। कांग्रेस के राज में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, लूटपाट वाली सरकार थी कांग्रेस सरकार, तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। इस बार मोदी 400 पार है। अब अलवर जिले से हमारे भूपेंद्र यादव को भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। किस तरह का जोश है? काफ़ी जोश है बीजेपी के लिए। मोदी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाया है, जम्मू से धारा 370 हटाई है, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और भी अच्छे काम युवाओं के लिए अच्छे काम करते हैं। क्या उम्मीद है इस बार? 370 बीजेपी कहती है 370 और एनडीए कहती है 400 पार। नहीं, अब की बार 400 पार ही करेंगे। ये अलवर ग्रामीण है और यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से भूपेंद्र जी यादव जो भाजपा के गद्दावर नेता है और यहाँ से बहुत बड़ी एक लीड के साथ यहाँ से जीत के जाएंगे। और हम आशा करेंगे भगवान से कि एक मोदी जी का और एक थोड़ा हाथ मजबूत करें और एक अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत के जाएंगे। 400 पार एनडीए का नारा। हाँ बिल्कुल, 400 पार बिल्कुल होगी। मोदी जी की जो बात है ये सत्य है। वो जो 400 पार, क्या हम तो ये चाहेंगे कि 410 तक पहुँच जाएगी। तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रचार के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और ये अलवर का सौभाग्य है कि भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेता यहाँ के प्रत्याशी बने हैं। ये आने वाले टाइम में चुनाव तो जीतेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आम जनता का मन है, आम मतदाता का मन है और क्षेत्र में विकास कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। यहाँ पानी की जो समस्या है, अगर कोई समाधान करा सकता है तो केवल और केवल मात्र भूपेंद्र यादव जी हैं। इनकी वजह से यहाँ पीने के पानी की समस्या और खेती के पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसलिए हर हालत में भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा में जिताना आवश्यक है। इस बार बीजेपी है, मोदी भाई का है। भजनलाल शर्मा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। हर किसी का मतलब जो चोरी है, घूसखोर है, सबको ही ध्यान दे रहे हैं। और इधर है जो महिला के लिए घर घर गैस सिलेंडर है, घर घर पानी है, बहुत गरीबों को घर दिया है और अपनी अर्थव्यवस्था भी नंबर 3 पर आ गई है देश की। तो हर क्षेत्र में विकास ही विकास हो रहा है। राम मंदिर भी बना है, अब मथुरा का भी नंबर आ रहा है, कृष्ण भगवान का भी। तो हर जगह सब काम हो रहे हैं, तो फिर इसमें मोदी के आने में क्या बुराई है? 400 पार हो जाए, आशा तो यही करते हैं, अब 400 पार हो। मत जाना भूल कमल का फूल। अगर इस बार आपने गलती की तो जिस तरह हमारे खैरतल वाले यहाँ पर विधायक बना के भेजा है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन जोड़ रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार बनाएं, मोदी जी का हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये चुनाव हमारे कोई पंची का या पार्षदी का या एमएलए का चुनाव नहीं है, ये विश्व का चुनाव है। अगर विश्व के चुनाव में हमें अपने आप को खड़ा करना है, मोदी जी को दिखाना है दुनिया के अंदर हमारी सबसे शक्तिशाली देश बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी बन रही है, विश्व गुरु हमारा देश बन रहा है, तो मैं कहता हूँ अब की बार लोग कहते हैं 400 पार, अब की बार 415 पार।
नाम तो भाई साहब क्लियर कट है, वो तो भूपेंद्र यादव जीतेगा, निश्चित बात है। तो क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति समझदार है। आज मान लो अपन देखते हैं, अगर मोदी जी को हरा देते हैं मान लो, तो भाई साहब किसको बनाओगे पीएम? आप अखिलेश को बनाओगे या नीतीश को बनाओगे या ममता को बनाओगे या राहुल को बनाओगे? क्या जानकारी इनके पास है, क्या अनुभव इनका, क्या इनका सोच है? मोदी जी की एक प्रॉपर सोच है देश के बारे में, भारत माता के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में। ये जो लोग बहकाते हैं ना कि भाई यहाँ पर वो जो है मुस्लिम को मोदी नहीं कहते, नहीं, मोदी जी कहते हैं हर व्यक्ति हमारा भाई है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी धर्म का भी हो। कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब हमारे नागरिक है, हमारे भारत देश के, हमारे भाई है हमारे। अपन कहाँ इनको गलत मान रहे हैं? तो अगर सोच अगर रखते हैं राष्ट्र के हित की, देश के हित की, समाज के हित की, तो मोदी जी ही प्रॉपर है, इसके अलावा कोई और प्रॉपर है ही नहीं। इसमें सर क्या है कि इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। इसका एक कारण ये है, इस समय जो विधानसभा चुनाव हो उनको ना देखते हुए पहले विधानसभा चुनाव में तो प्रत्याशी देखते हैं अपना। आप जब प्रत्याशी को नहीं देख रहे, इस समय मोदी को देख के फिर वोटिंग बढ़ रही है और मेन मोदी को देख के फिर वोटिंग हो रही है। उसी कारण से भूपेंद्र यादव जी एक तरफा निकल रहे हैं। ये तो चलो लहर किसी ने कैसे फैलाई, किसी ने कैसे फैलाई, पर भूपेंद्र यादव जी हर तरफ से लीड में निकल रहे हैं। उनको चारों कौमें वोट दे रही हैं। सारा सर्वे कंप्लीट करके पता करके मार्केट में जो ग्राहक आते हैं उनसे भी पता किया है, गांव वाले से पता किया है। तो एक ही बात है, उन्होंने रट के रखी है कि भाई हम तो वो मोदी वोट दे रहे हैं और भूपेंद्र यादव जी निकलेंगे इस बार चुनाव में। तो भूपेंद्र यादव जी निकल रहे हैं। इसका कारण ये भी है, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं और फिर जिले का अच्छी तरह से विकास होगा। अगर हम सरकार के साथ चलते हैं तो वैसे भी मोदी के करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं, तो काम होगा। जहाँ काम होगा तो जिले के मतदाता जितने भी जागरूक हैं, इस बात को समझते हैं कि वोट अगर इसको देंगे तो हमारे ज़िले का विकास होगा। वैसे भी अलवर जिला पिछड़े जिलों में से एक है, विकास होगा तो अच्छा लगेगा। खैरतल में भी विकास होगा। भाई सेंटर में तो कांग्रेस वो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, आई, और मोदी ने सेंटर में अच्छा काम किया है, तो बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है। वैसे काम तो मोदी ने बढ़िया करा है और सरकार भी मोदी की आनी चाहिए। तो ना 370 हटाया मैंने, मोदी ने अच्छा काम करा है, ऐसी कोई बात ना है। किसानों के हित में भी बढ़िया है, 2-2 हज़ार रुपये डाल रहा है। भाई अलवर जिले का जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है बहुत सक्षम है और मतलब ये बहुत विकास अलवर जिले को 4 चांद लगाएंगे और केंद्र में बड़े मंत्री बनेंगे और अलवर जिले का चौमुखी विकास होगा और देश का विकास होगा और सबसे भारी बहुमत से जीतेंगे ये। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।